मोस्ट वेलकम यू इजी टू लर्न अकेडमी, जो अब आपके सर बॉडी में ऑनलाइन पर्पज जो आपकी कक्षा 10वीं की अंग्रेजी और जो आज से न्यू बैच है ना उनको शुरू करने जा रही है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे और लाइक करें और क्लास का लुत्फ उठाएं। चलो तो शुरुआत करते हैं। देखें बड़ी, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो आपका टॉपिक है वो होता है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चैप्टर का नाम है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर करेक्ट माने होता है सही करना, फॉर्म माने रूप, ऑफ द वर्ब माने क्रिया का। तो यहाँ पर इस टॉपिक का हिंदी में जो नाम हुआ क्रिया का सही रूप। क्रिया का कैसा रूप? तो क्रिया का सही रूप। जैसे ये टॉपिक आता किस चैप्टर में, तो आपका देखा जाए तो ये आपका चैप्टर है ना, वो है आपका टेंस। जो आपके कक्षा 10वीं 2026 और 27 में ये जो अब आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 2 और मार्क कितने के आएंगे 2। तो आपका ये 2 नंबर का चैप्टर होने वाला है और जिसको आप टेंस के नाम से जानते हो और सही नाम है इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप। सबसे पहले देखा जाए वर्ब है ना क्रिया। तो क्रिया के कितने रूप होते हैं, क्रिया की कितनी फॉर्म होती हैं, ठीक है ना, क्रिया की कितनी फॉर्म होती है। तो बेसिक क्रिया की 5 फॉर्म होती हैं। कितनी होती है? 5। 3 तो जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक फॉर्म होती है आपकी बड़ी आईएनजी वाली और एक होती है आपकी एस या ईएस वाली। चलो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर गो, ये गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जाना। अगर मैं आपसे कहूँ इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वेंट होगा, और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका गॉन। तो हो गया ना, यानी गो, वेंट, गॉन, ये आपकी 3 फॉर्म होगी। और ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं? तो बेस फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि आधार वर्ब है, ठीक है ना, मुख्य वर्ब है ये, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं ना मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो जो फॉर्म होती है ना बड़ी, वो किसकी होती है? मेन वर्ब की होती है, ठीक है ना। चलो अब 2 फॉर्म हम बनाते हैं, एक तो आईएनजी वाली फॉर्म और एक होती है आपकी एस या ईएस वाली फॉर्म। इन 2 फॉर्म को हम बनाते हैं। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनजी, एस या ईएस वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगेंगी, तो बड़ी भूल लगती है आपकी फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, ना कि सेकंड फॉर्म में लगाएंगे, ना कि थर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट फॉर्म में गो में क्या लगाया हमने? आईएनजी। तो कौन सी फॉर्म बना? तो ये बन गई हमारी गोइंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर गो के पीछे क्या लगाएंगे? एस या ईएस में से ईएस। ये नियम मैं आगे बताऊंगा आपको, एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, ठीक है ना। वो आगे की चीजें आगे देखेंगे, नियम टाइप बाई टाइप ना ऐसे पढ़ते चलेंगे। चलो तो लेट स्टार्ट। यहाँ से जो मेन टॉपिक है आपका वो शुरू होता है बड़ी टेंस, ठीक है ना। यहाँ से अपनी जो भी फेयर वगैरह बना रहे हो आप आराम से बढ़िया धीरे धीरे लिखते चलें और वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखें और इसको आसानी से, और फिर आपकी ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बड़ी? तो कहेंगे इसको काल या समय। क्या कहेंगे? काल या समय। कि आप तो इसको क्या कह रहे हैं? टेंस, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको टाइम। ये बात कैसी है? बराबर है। ये बात कैसी है? बराबर है, ठीक है ना। आप तो कह रहे हैं इसको टेंस, लेकिन मैं कह रहा हूं टाइम, क्योंकि कालिया समय क्या होता है? कालिया समय आपका टाइम ही होता है ना। तो ये चलो देखा जाए कि सर अंग्रेजी में, अब यहां से शुरुआत होती है कि सर अंग्रेजी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है। अब थोड़ा सा सुन के आपको एक ऐसा लगा होगा, एक्साइटेड से हुए होंगे कि सर टेंस 2 प्रकार के, हमने तो पढ़ा है 3 प्रकार के। अगर भाई आपसे पूछा जाए टेंस होते कितने अंग्रेजी में, तब आप बताएंगे 3। लेकिन निश्चितता अनिश्चितता के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे बड़ी 2 प्रकार के। एक होता है आपका डेफिनेट। कौन सा होता है? तो डेफिनेट टेंस, ठीक है ना, डेफिनेट टेंस। और एक होता है बड़ी आपका इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसको तो कहेंगे आप पहले निश्चित
निश्चित काल, ठीक है ना, निश्चित काल। और इसको क्या कहेंगे आप, अनिश्चित काल, ठीक है ना। कौन सा कहेंगे आप, अनिश्चित काल, ठीक है ना, अनिश्चित काल। चलो, तो सर हमने तो पढ़ा है अंग्रेजी में टेंस तीन होते हैं, हाँ भाई होते हैं। एक तो होता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, और एक होता है आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। इसको कहते हैं आप वर्तमान काल, कौन सा काल, वर्तमान काल। और इसको कहते हैं आप भूतकाल, ठीक है ना, भूतकाल। चलो, तो देखें, यानी कि क्रिया निश्चित रूप से घटित हुई। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा लिखा मैंने राम खाना खाता था, दूसरा मैंने ये लिखा। तीसरा लिखा मैंने राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा, तीसरा ये लिखा। अब देखो मैंने ये कब कहा, राम खाना खाता है, ठीक है, तो राम ने खाना खाया होगा, जब तो आपने कहा, आपने देखा होगा कि राम खाना खाता है, यानी क्रिया निश्चित रूप से घटित हुई, क्रिया निश्चित रूप से घटित हुई, कार्य निश्चित रूप से घटित हुआ। तो आपने कहा सर ये तो निश्चित है, तो ये जो प्रेजेंट टेंस है ना आपका किस कैटेगरी में आने वाला है, तो डेफिनेट में। इसी प्रकार से राम खाना खाता था, राम ने खाना खाया, जब तो आपने बोला ना, क्या बोला आपने, आपने बोला कि राम खाना खाता था, आपने देखा होगा उसने खाना खाया होगा, यानी क्रिया निश्चित रूप से घटित हुई। तो ये भी किस में आ गया आपका, डेफिनेट में। अब राम खाना खाएगा, क्या ये बात निश्चित है, क्या ये पक्का पता है राम खाना खाएगा, नहीं भी तो खा सकता है ना, तो इसलिए ये कौन सा टेंस हो जाता है आपका, इंडेफिनेट, अनिश्चित। तो कुछ समझ में आया ना। अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बड़ी आप बताएंगे निश्चितता, अनिश्चितता के आधार पर दो प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट, और एक होता है आपका इनडेफिनेट, ठीक है ना। चलो, कि सर डेफिनेट में कौन कौन से आते हैं, निश्चित रूप से जो क्रिया घटित हुई है ना, कार्य घटित हुआ है, तो वो होता है आपका प्रेजेंट में और पास्ट में। अब बच गया आपका फ्यूचर, तो फ्यूचर आपका इधर आने वाला है, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस। और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आप इसको कहेंगे भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है ना, भविष्य काल। तो ये हो गया आपके यहाँ से। तो यहाँ से आपने क्या देखा, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। टेंस, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय, ठीक है। और टेंस निश्चितता, अनिश्चितता के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला नंबर डेफिनेट, दूसरा इंडेफिनेट। और डेफिनेट में कौन कौन से आते हैं, तो आपका प्रेजेंट है, और कौन सा है आपका पास्ट है, ठीक है ना। जरा बार बार आप बोलना, ठीक है ना, एक बार जैसे पढ़ रहे हो आप, देख रहे हो, ठीक है ना, राइट डाउन करो, उसको लिखो, नोट करें, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलो, तीसरा है आपका फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब पूछा जाए आपसे, चलो नेक्स्ट देखते हैं ना, कि अब पूछा जाए आपसे टेंस कितने होते हैं, तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी में टेंस तीन होते हैं। कितने होते हैं बड़ी, तीन होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर एक कौन सा है आपका, तो नंबर एक है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। और नंबर दो है आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और नंबर तीन है आपका फ्यूचर टेंस। चलो, मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे, यानी प्रेजेंट और पास्ट किस में आते हैं, तो आप कहेंगे सर डेफिनेट में आते हैं। मैं आपसे बताऊं कि फ्यूचर किस में आता है, तो आपका आता है इनडेफिनेट में। तो अब बेसिकली हमें यह पढ़ा दिया जाता है यहाँ से कि अंग्रेजी में टेंस तीन प्रकार के होते हैं, बट निश्चितता, अनिश्चितता के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। चलो और देखते आगे ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब प्रत्येक टेंस की, प्रत्येक टेंस की चार चार शाखाएं होती हैं। देखो टेंस कितने हमारे, तीन, और प्रत्येक की चार चार शाखा, तो 4 गुणा 3 बराबर कितने टेंस पढ़ेंगे हम, 12। कितने पढ़ेंगे, 12 टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो पहला कौन सा है इसमें, तो एक पहली शाखा होती है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस। दूसरी होती है शाखा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरी होती है बड़ी आपकी परफेक्ट,
परफेक्ट टेंस। चौथी शाखा होती है वो होती है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गई आपकी शाखा। तो टेंस कितने हुए आपके? 3। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं? 3। तीनों की कितनी शाखाएं होंगी? 4। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर आपका पास्ट, तो इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपका फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आप पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 × 4 = 12 टेंस। और जो आपके क्वेश्चन कितने आएंगे इनमें से 2, और मार्क कितने हैं आपके? 2। 2026-27 का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलो तो लेट स्टार्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हट जाता हूँ, इसको रोक करके आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, पहले इसको समझना है, पहले एक बार में ही आपको नहीं लिखना है, पहले इस क्लास को पहले लेना है एक बार। इस प्रकार से आप पढ़ते जा रहे हो, फिर उसके दोबारा एक बार पढ़ के उसके दोबारा आपको ये नोट्स बनाने हैं अच्छे से, है ना। कॉपी वगैरह में आपको जो भी है वहाँ पर आपको ये लिखने हैं। ठीक है ना, चलो तो देखें, अब पढ़ेंगे आप। सबसे पहले टेंस कौन सा बना हमारा? तो सबसे पहले टेंस बना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो कि सर मैं कब कहूँगा कि मेरा टेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो किसी भी टेंस को, जरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, तो इसमें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं तो पहले वो देख लो। जैसे मैंने लिखा माई मदर टू टेम्पल ऑलवेज। ठीक है ना, इस प्रकार से। दूसरा मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, द वर्ड्स इन द स्काई, और यहां पर लिखा मैंने फ्लाई। ठीक है ना, ये लो, मैंने 2 सेंटेंस लिखे कि सर यहाँ पर भी इस प्रकार से आपको ना वर्ब आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने गो, ठीक है ना, गो लिख दिया। अब यहाँ से समझ में ये आया कि ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा आप एक बार देखें, माई मदर डॉट टू टेम्पल ऑलवेज, और भरना किसको है इसमें? गो को। द वर्ड्स डॉट इन द स्काई, और भरना किसको है? फ्लाई को। तो किसी भी वर्ब की, किसी भी मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होंगी? 5। इन 5 फॉर्म में से एक ना एक फॉर्म यहाँ पर आने वाली है। वो फॉर्म किसके अकॉर्डिंग आती है, किसके अनुसार आती है? तो वो आती है आपके टेंस के अनुसार। ठीक है ना, तो टेंस के अनुसार वो वर्ब की फॉर्म आएगी, है ना। चलो तो मैंने लिखा ये जो गो है ना, गो की कितनी फॉर्म? 5। फ्लाई की कितनी फॉर्म? 5। ठीक है ना, 2 फॉर्म हम बनाते हैं, 3 फॉर्म इसमें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस प्रकार से होने वाली है। ठीक है ना, चलो अब मैंने पढ़ा माई मदर डॉट टू टेम्पल ऑलवेज। दूसरा लिखा द बर्ड्स डॉट इन द स्काई। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया फ्लाई। अब यहाँ पर आप कहेंगे, ठीक है ना, कि मैंने कहा इसमें टेंस पहचानना है आपको। क्या पहचानना है? टेंस। और टेंस को किस आधार पर पहचानेंगे? या तो टेंस को आप किसी हेल्पिंग वर्ब से पहचानो, या फिर किससे पहचानो? किसी मेन वर्ब से, या फिर आप पहचानेंगे किससे? एडवर्ब ऑफ टाइम से। एडवर्ब ऑफ टाइम से कि सर मेन वर्ब से भी टेंस पहचान लेते हैं? हाँ बिल्कुल पहचान लेते हैं। ठीक है ना, मेन वर्ब से भी हम क्या कर लेते हैं? टेंस को पहचान लेते हैं। ठीक है ना, चलो तो बेसिकली हम जो टेंस यहाँ पर पहचानेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से और एडवर्ब ऑफ टाइम से। क्या इस वाले वाक्य में आपको कहीं पर कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है? तो आप कहेंगे नहीं दे रखी है। ठीक है ना, नहीं दे रखी है। तो क्या कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है? तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, वो दे रखा है आपका ऑलवेज। तो ऑलवेज किस टेंस को शो करता है? तो ऑलवेज बताता है बेटे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हेल्पिंग वर्ब मैं आगे लिखाने वाला हूँ, बस आपको पैटर्न बता रहा हूँ। प्रश्न इस प्रकार से पूछता है बोर्ड, है ना, तो ये पैटर्न है आपका। ठीक है, चलो द वर्ड्स डॉट इन द स्काई कि सर ना तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ना ही इसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है। तो ये प्रश्न मैंने क्यों दिया, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया आपको? जिससे कि आपको पता लगे, बढ़िया आपको पता लगे कि कोई वाक्य ऐसा भी आएगा कि जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी, उसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आएगा। ज़्यादातर वो टेंस होता है ना उसमें, तो वो होता है बढ़िया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो लेट्स नाउ आपने प्रश्न देखा, पैटर्न देखा, अभी आप इन्हीं प्रश्नों को दोबारा से आप करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस मेरा कब होगा, ठीक है ना। चलो तो देखें, सबसे पहले देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया, ठीक है ना, सहायक क्रिया। और ये कौन सी होती है इसकी, डू और डज, डू और डज। अगर मैं कहूँ आपसे कहीं पर भी आपको क्या दिख जाए डू और डज, तो आप क्या बताएंगे इसको, इसको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कब, जब मेन वर्ब की क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म। सर डू और डज मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, तो मैं कहता हूं भाई ये लेता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होने वाली है इसमें, फर्स्ट फॉर्म। डू और डज मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपके में। चलो और देखते आगे। अब तो देखेंगे इसकी एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय को दिखाने वाली कुछ क्रिया विशेषण, है ना, जो समय को शो करते हैं, ठीक है ना। चलो देखें, तो आपको क्या दिख जाए इस प्रकार से, डेली। अब डेली माने क्या होता है, रोजाना, ठीक है, डेली माने क्या होता है, रोजाना। तो आपको कहीं पर अगर इस प्रकार से वाक्य में डेली दिख जाए, तो आप वाक्य उसमें टेंस कौन सा बताएंगे, तो टेंस बताएंगे आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कि सर डू और डज आ जाए तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। जैसे मैंने लिखा राहुल डज नॉट टू स्कूल, और यहां पर दे दिया मैंने गो, ठीक है ना, गो दे दिया। चलो देखते आगे कि सर यहाँ पर कौन सी फॉर्म आती है, तो कोष्टक में जो फॉर्म आती है ना, तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। अच्छा सर यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, है ना। ठीक है, एक दिन में आपको वर्ब है ना उनको भी एक बार आपको पढ़ा दूंगा ना। तो जैसे कि आपकी ये वर्ब है ना, मेन जो चैप्टर है ना ये वर्ब पर डिपेंड है। अगर जितनी आपको वर्ब याद है ना, उसकी फॉर्म याद है, तो आप आसानी से उत्तर कर पाएंगे ना। चलो देख लेते हैं, क्या इस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, आपने कहा सर दे रखी है, पक्का डज दे रखा है। तो डज क्या लेता है, यहाँ पर भरना किसको होता है, हमें मेन वर्ब को। जब उसने हेल्पिंग वर्ब पहले दे दिया है तो मुझे भरना किसको है, यहाँ पर मेन वर्ब को, ठीक है ना। जब हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई, भरना मुझे मेन वर्ब है। तो डज क्या लेता है, तो आपने कहा सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आती है बड़ी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, आपका गो होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बट अब जो पैटर्न है ना बोर्ड का, ये तो कुछ समय, बहुत समय पहले के हेल्पिंग वर्ब से सीधे प्रश्न आ गए। अब प्रश्न वो किस प्रकार से आते हैं, तो वो आपके आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम से। इनको पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर इनको क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। चलो तो क्या दिख जाए बड़ी आपको, डेली, और क्या आ जाए आपका ऑलवेज। ऑलवेज माने क्या होता है, हमेशा, क्या होता है, हमेशा, ठीक है ना। चलो ऑलवेज माने हमेशा, और क्या आ जाए आपका ऑफ्टन। ऑफ्टन माने क्या होता है, अक्सर, ठीक है ना। ऑफ्टन माने अक्सर, ठीक है ना, ऑफ्टन माने अक्सर। और क्या आ जाए आपका सेल्डम, क्या आ जाए बड़ी आपका सेल्डम। सेल्डम माने क्या होता है, कभी कभार, ठीक है ना, कभी कभार। जरा देखना एक बार, क्या दिखे आपको, बोलना साथ साथ में, डेली, और क्या दिखे आपको, ऑलवेज, और क्या दिखे आपको, ऑफ्टन, और क्या दिखे आपको, सेल्डम, ठीक है ना। चलो तो डेली माने क्या होता है, तो आप कहेंगे सर रोजाना। ऑलवेज माने क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे सर हमेशा। ऑफ्टन माने क्या होता है, अक्सर। सेल्डम माने क्या होता है, कभी कभार। और क्या जाए आपका नेबर, क्या जाए आपका नेबर। नेबर माने क्या होता है, कभी नहीं, ठीक है ना। नेबर माने कभी नहीं। देख लो आप, इससे टेंस पहचानेंगे। और सबसे ज्यादा जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। और बाकी का ये समझ में आ गया, तो मैं कह रहा हूं कि आगे के जो भी टेंस है ना, बहुत सरल होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। जरा देखना, डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, नेवर, पक्का याद हो जाएंगे ना, ठीक है, अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा आप इनको याद करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, और क्या दिखे आपको, फॉर एवर। क्या दिखे बड़ी, फॉर एवर, है ना। फॉर एवर, फॉर एवर माने भी क्या होता है आपका, हमेशा, क्या होता है, हमेशा। और क्या आ जाए आपका जनरली। जनरली माने क्या होता है, आमतौर पर, क्या होता है आपका, आमतौर पर, ठीक है ना। और क्या आ जाए आपका यूजली। यूजली माने क्या होता है आपका, आमतौर पर। और इसको एक और बोलते हैं ना, सामान्य तौर पर, आमतौर पर या फिर सामान्य तौर पर।
जनरली, यूजली, है ना। चलो फॉरएवर, और क्या दिखे आपको, फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली माने क्या होता है आपका, बार बार, ठीक है ना, बार बार, ठीक है ना। और क्या आ जाए आपका, अकेजनली, अकेजनली माने क्या होता है, किसी अवसर पर, अवसर पर। जरा एक बार इधर देख लेते हैं तो क्या दिखे आपको, आप बोलेंगे सर फॉरएवर, और क्या दिखे, बोलो जनरली, और क्या दिखे, यूजली, और क्या दिखे, फ्रीक्वेंटली, और क्या दिखे आपको, अकेजनली। तो ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम आपके किस टेंस को शो करने वाले हैं, तो ये सभी करेंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको लिख करके याद करेंगे। जरा और देख लेते आगे ना, और कौन कौन से हैं। चलो, तो और क्या आ जाए आपका, ठीक है, एवरी प्लस टाइम। एवरी के साथ में अगर क्या दे रखा हो आपका, टाइम दे रखा हो, तो वो किस टेंस को बताएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को। मैं यहां पर लिखता हूं एवरी डे, और एक मैंने लिखा आपके लिए एवरी गर्ल। मेरी शर्त कौन सी है यहां पर, मैंने कहा है कि एवरी के साथ में क्या आना चाहिए, तो समय आना चाहिए, ठीक है। अब देखना एवरी के बाद में डे समय या गर्ल समय, तो आपने कहा सर डे समय है, ठीक है ना। तो ये आपके समय को बताने वाला है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये किसको बताएगा फिर, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। क्या ये किसी समय को बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है एवरी के साथ में कोई भी टाइम आ जाए, जैसे एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है ना, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, तो ये सभी आपको बताने वाले हैं बड़ी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो, और क्या दिखे आपको, ठीक है, स्कार्सली, स्कार्सली, इसका मतलब होता है स्कार्सली माने मुश्किल से, मुश्किल से, ठीक है ना। चलो, और क्या आ जाए आपका, हार्डली, हार्डली, हार्डली माने भी क्या होता है, मुश्किल से, मुश्किल से, ठीक है। तो ये होने वाले हैं आपके ना। चलो एक बार पीछे से थोड़ा देख के आते हैं। चलो देख लो आप, डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, नेवर, ठीक है। ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम आपको याद करने हैं। फॉरएवर, जनरली, यूजली, फ्रीक्वेंटली, अकेजनली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और इनके अनुवाद ये साथ में आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो, जैसे स्कार्सली, हार्डली, और सबसे आपका एवरी प्लस टाइम, ये आपको कहीं पर भी दिखता है एवरी के बाद टाइम, तो वो आपको बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलो, और क्या आ जाए आपका, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि सर ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। सर ये क्या होता है, यानी ऐसा सत्य जो संपूर्ण पृथ्वी पर समान हो। ऐसा नहीं कि वो भारत में समान है, कहीं दूसरे देश में गए तो थोड़ा सा आसमान हो गया, तो ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। जैसे मैंने कहा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी वो किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के। चाहे इस बात को आप भारत में जान लो, या आप नेपाल जाके देख लो, भूटान जाके देख लो, अमेरिका जाके देख लो। तो मेरा कहने का मतलब है जो ऐसा सत्य जो संपूर्ण पृथ्वी पर सत्य है, उसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, ठीक है ना। और क्या आता है आपका, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, और साइंटिफिक फैक्ट को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो जल होता है ना, जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वो उबलने लगता है। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है ना। चलो, तो ये सभी आपके वैज्ञानिक तथ्य होने वाले हैं। चलो, और क्या आ जाए आपका, किसी का हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन, किसी का आदतन कार्य। हैबिचुअल एक्शन को क्या कहेंगे, आदतन कार्य। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि ग्रामीण लोग हैं ना, वो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी जागते हैं, तो उनका एक हैबिचुअल एक्शन है, उनकी एक आदत है, ठीक है ना। ये किस में आता है आपका, हैबिचुअल एक्शन में। चलो, और क्या आ जाए आपका, कोई प्रोवर्ब है, ठीक है ना। तो सर प्रोवर्ब किसे कहेंगे, लोकोक्ति, जिसको कहते हैं आप कहावतें, ठीक है ना, कहावतें। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी भी आपको इस प्रकार से टेंस आए, तो
तो इनका कोई आपको कोई एडवर्ब नहीं है ये तो उस वाक्य में कुछ अर्थ के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि ये वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है या साइंटिफिक फैक्ट है या फिर हैबिचुअल एक्शन है या प्रूव है। अब आप दिमाग लगाएंगे सर इनको कैसे पहचानेंगे, तो मैं एक ही इनका लिए रामबाण दे रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ कि किसी भी वाक्य में अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है या फिर उसमें क्या नहीं दे रखी है, आपको कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दे रखी है, तो ज़्यादातर 99% वो टेंस जो टेंस होने वाला है ना उसमें वो किसका होने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। और ये एडवर्ब आपको याद करनी है। चलो देखें तो आगे, है ना। अब देखें थोड़ा सा इसके कुछ नियम वगैरह है ना। चलो तो इस टेंस के, तो ये नियम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हिंदी में बोलें तो साधारण वाक्य, ठीक है ना, साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। देख लो बहुत अच्छा नोट है आपके लिए ना। ये इसका नियम बनता है कि सर अच्छा किस टेंस के जो सिंपल सेंटेंस होंगे कि सर वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। अगर किसी वाक्य में बड़ी आपको नोट दे रखा है तो वो नेगेटिव है, पीछे इस प्रकार से चिन्ह दे रखा है तो वो प्रश्नवाचक है, अगर इस प्रकार से चिन्ह दे रखा है तो एक्सक्लेमेटरी वाला है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, फिर सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। चलो तो इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि कर्ता एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन होने पर केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, का प्रयोग करते हैं। देख लो इस नियम को थोड़ा सा समझे कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करना है, तो सर उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है। यदि कर्ता आपका कितने वचन है, एक वचन, गिनने पर मुझे कितना मिले, एक मिले, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन होने पर केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देख लो आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़ते रहे बार बार, ठीक है ना, जैसे कि आपकी ये समझ में याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया कि सर अब दिमाग में ये आ रहा है और दिमाग में ये चल रहा है कि सर एस का प्रयोग मैं कब करूंगा और ईएस का प्रयोग मैं कब करूंगा, ठीक है ना। यही तो चल रहा है ना, ये चल रहा है। चलो मैं ईएस का प्रयोग आपको बता देता हूं और एस का प्रयोग आप जब ईएस समझ में आ जाएगा तो एस अपने आप लगा लेंगे। किसी भी मेन वर्ब के पीछे, सुन लो, किसी भी मेन वर्ब के पीछे क्या दिखे आपको, ठीक है, एस एस जेड ओ और क्या दिखे एक्स और क्या दिखे सी एच और क्या दिखे आपको एस एच। तो इन सभी के पीछे मुझे क्या लगाना है, ई एस लगाना है। क्या लगाना है बेटी, ई एस लगाना है। और अन्य के साथ में मुझे क्या लगाना है, तो अन्य के साथ में मुझे लगाना है एस। जरा देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मैंने लिखा आपके लिए गो, जरा देखना गो में एस लगाना है, ई एस। देख लो आप वो किस में आ रहा है, ई एस, तो क्या लगेगा ई एस। जैसे मैंने लिखा आपके लिए कट, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी यू टी एस, कट्स। देख लो आप, मैंने लिखा रीड, तो आप क्या बताएंगे, रीड्स। क्या बताएंगे, रीड्स। मैंने लिखा आपके लिए टीच, क्या लिखा मैंने, टीच, तो आप क्या बताएंगे इसमें, टीचेस, ठीक है ना, टीच, ये आ जाएगा आपका। देख लो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो एस या ई एस का प्रयोग समझ में आया होगा कि कब तो मुझे एस लगाना है, कब मुझे ई एस लगाना है। कैसा थोड़ा सा इसको याद भी करा दो साथ में, ठीक है। चलो देख लेते हैं। एक कच्चा कच्च था, ठीक है। अब तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, कोई नहीं है, अकेला हूँ, लेकिन कच्चा कच्च में
एक सी नाम का व्यक्ति था, एक एस नाम का। अब व्यक्ति का स्टूडेंट मानो, तो सी ने एस के साथ में गलती से क्या कर दिया, जोक्स कर दिया। लो भैया, ठीक है ना, गलती से जोक्स कर ही दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन इनकी बातों को, इस जोक्स को सुनने वाला कोई एच बैठा था, तो एच कितनी बार रूठा, 2 बार रूठा। कितनी बार रूठा, 2 बार। तो पहले किसने मनाया, सी ने, फिर किसने मनाया, एस ने, है ना। अब इस एस को कैसा कर देंगे हम, डबल। तो इन सभी अक्षरों के पीछे, जब कभी भी मेन वर्ब के पीछे ये लेटर्स आते हैं, अक्षर आते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, और अन्य के साथ में आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ एस या एस का प्रयोग आपकी समझ में आया होगा। एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, उसके बाद आप लिखें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपकी समझ में, ठीक है ना, आपकी समझ में जब तक नहीं आएगा, आप लिख लो, इसको रख लो, क्या हो रहा है इससे, पहले आपको समझना है, फिर उसके बाद में आपको इसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो आज से आपकी ये कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो बाडी शेयर, ठीक है ना, बाडी शेयर में एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो इजी टू लर्न अकेडमी, जो आपकी 10th 12th, ठीक है ना, अकेडमिक, आपके लिए सभी कोर्स यहाँ से आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो, ये आपको यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, देखें तो आगे, तो ये हो गया। यहाँ से जरा एक बार प्रीवियस कुछ देखते हैं, तो आपको कहाँ से क्या याद करना है, देख लो आप। तो ये हो रहा है आपका, तो टेंस, ठीक है ना, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो, मैं हट जाता हूँ। अब आपने वो क्लास पूरी देख ली, अब यहाँ से आपको रोकते हुए अब एक साथ लिखना है, ठीक है ना। अब इसको रोक करके अब आप पूरा इसको राइट डाउन कर सकते हो, फिर लो, ठीक है ना, फिर आप इसको रोक करके पूरा लिख सकते हो, ठीक है। चलो, फिर आप इसको रोक करके पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, फिर आप इसको रोक करके पूरा लिख सकते हो, जब आपने पहले पढ़ लिया है, बार बार वीडियो को देख लिया है, ठीक है ना। चलो, देखें, नेक्स्ट आपको इसको लिखना है। ये वेरी मोस्ट आपके लिए होने वाला है, इस नियम के बिना आप इसके प्रश्नों को सही नहीं कर सकते हो। और बोर्ड ने ज़्यादातर, मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से, तो बोर्ड है ना, बैक टू बैक यहीं से आपके प्रश्न पूछ रहा है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो, और आपका टेंस वाला चैप्टर अच्छा है, तो आपका स्पीच है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा ना। चलो, नेक्स्ट है आपका ये एस या एस का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब कोई डाउट आपको रहने वाला नहीं है। अब देखेंगे कि सर यहाँ पर तो इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव सेंटेंस और कौन से होने वाले हैं आपके, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें प्रयोग करती है भाई हेल्पिंग वर्ब, तो डू और डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, डू और डज का प्रयोग करेंगे, तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कि सर अगर किसी भी वाक्य में मैं बोलूँ आपसे क्या दिख जाए, नोट, और क्या दिख जाए आपको इस प्रकार का चिन्ह, तो आपको किसका प्रयोग करना है, डू और डज का प्रयोग करना है। अगर कर्ता आपका एक वचन है, कर्ता कितने वचन है आपका, एक वचन, तो किसका प्रयोग करेंगे आप, डज का प्रयोग करेंगे। कर्ता अगर आपका कितने वचन है, बोलो मेरे साथ में, बहुवचन, तो किसका प्रयोग करेंगे आप, डू का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई ना। चलो, एक कर्ता होता है आपका यहाँ पर आई, तो आई माने क्या होता है, मैं, जो खुद को बताता है, जैसे मैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलो, तो ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में कितने वचन रहता है, ये बहुवचन, ठीक है ना, बहुवचन, जब भी तो आई के साथ में है बात है ना। ये पास्ट में कितने वचन रहने वाला है, तो पास्ट में रहता है ये एक वचन, ठीक है ना। चलो, ये हो गया। कि सर ये फ्यूचर में, तो फ्यूचर में होने वाला है ये आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन का, जब तो हम इसमें क्या लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जैसे इस प्रकार से। अन्य कर्ताओं के साथ में वहाँ पर बिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो लेट्स नाउ, अब देख लो आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस टेंस के साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग आपको नहीं करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में आपको डू डज का प्रयोग करना है, ठीक है ना। डू का प्रयोग करेंगे बहुवचन कर्ता के साथ में, डज का प्रयोग करेंगे आप एक वचन कर्ता के साथ में, ठीक है ना। और आई जो होता है ना, आई प्रत्येक टेंस में अलग कार्य करता है ना, वचन के रूप में, जैसे प्रेजेंट में बहुवचन, पास्ट में एक वचन, फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। लेट्स नाउ, अब देखते हैं प्रश्नों को।
ठीक है। अब ये तो हो गया आपके टेंस की जो भी इसकी थ्योरी थी ना, वो हो गई। अब पढ़ेंगे इसकी जो बेसिक क्लास है ना, जो आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। देखो कंपटीशन, अगर इसको कोई कंपटीशन वाला देख रहा है ना, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्लास, क्योंकि जो 10th 12th का जो मैटर उसमें आता है ना, वो यही चीज़ें आती हैं। अब वो इस क्लास को देखेंगे तो उनकी भी समझ में आएगा, अच्छा सर ये थ्योरी यहाँ से चल रही है। अब उसमें फ़र्क इतना है कि ऑप्शन बेस्ड प्रश्न आ जाते हैं, इसमें क्या है ऑप्शन बेस्ड नहीं आते, रिटर्न में आपको लिखना होता है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, 10th में आपके रिटर्न बेस पर आते हैं कि सर 9th वालों के लिए सही नहीं है क्या क्लास, 8th वालों के लिए, 9th वालों के लिए, 10th वालों के लिए, कि सर 11th वालों के लिए। अरे भाई जहाँ पर भी आपके 10th आ रहे हैं वहाँ पर चाहे तो वो 10th क्लास हो, या वो कंपटीशन क्लास हो, या कोई आपकी 8th हो, या फिर आपकी कोई 9th हो, 11th हो, 12th हो, मेरा कहने का मतलब है वहाँ पर आपके लिए ये क्लास बेनिफिट होने वाली है, ठीक है ना। चलो तो देखें आगे ना, प्रश्न देखेंगे। अब आ जाओ, मेन यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होगा। तो मैंने पहला प्रश्न लिखा, माई मदर, ठीक है, टू टेम्पल ऑलवेज। अब इस प्रश्न को आप करेंगे कि सर पहले तो ऐसे लग रहा था, पता नहीं ये क्या लिख दिया है, तो अब इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मैंने प्रश्न लिखा, माई मदर डॉट टू टेम्पल ऑलवेज, कि सर किसी भी टेंस को, देखो मैं कहूँगा आपसे किस प्रकार से आपको चलना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको कहीं पर भी इस प्रकार का प्रश्न मिलता है कि वो प्रश्न किसका है, टेंस का, तो 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला आपको काम क्या करना है, पहला करना है आपको टेंस पहचानना है। दूसरा आपको क्या करना है बड़ी, तो दूसरा कार्य आपका सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आपका वाक्य पहचानना है, किसको पहचानना, वाक्य को। तीसरा काम क्या है आपको, किसको पहचानना है, सब्जेक्ट को। बस 3 स्टेप से चलेंगे। अब देख लो आप, तो पहले मैंने क्या कहा, आपको क्या पहचानना है, टेंस। टेंस किन चीज़ों से पहचानते हैं, 2 चीज़ों से। एक तो बड़ी आप हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे, एक पहचानेंगे आप एडवर्ब ऑफ टाइम से। किससे पहचानेंगे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम से। देख लो भैया कि सर सेंटेंस किससे पहचानेंगे, या तो उस वाक्य में आपको नोट दे रखा है, या उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। अगर ये नहीं दे रखा है तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, फिर आपका सिंपल हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सर सब्जेक्ट आपके 2 होते हैं, एक तो एक वचन होगा और एक कौन सा होगा बड़ी, आपका बहुवचन होगा। अच्छा सर ये देख लो आप, ठीक है ना। चलो तो मैंने कहा टेंस किससे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम से। तरीके से हम इससे चलेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे जैसे कहते हैं ना वेरिफिकेशन आपने सुना हो, ठीक है ना, सत्यता के आधार पर। इसको मैंने भी ठीक है ना कई बार देखा है, और ये तरीका कभी फेल नहीं होता है। पहले आपको पहचानना है टेंस, फिर आपको सेंटेंस, फिर उसमें सब्जेक्ट। टेंस किससे पहचानेंगे, क्या सर टॉर्च वॉर्च लेके जाएंगे, तो क्या सर कहते हैं भाई कोई भी टॉर्च वॉर्च लेके नहीं जाएंगे, हम टेंस पहचानेंगे या तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, या बड़ी उसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है ना। कि सर जब नहीं दे रखा है तो पक्का वो 99% मैं कह रहा हूँ वो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, ठीक है ना। या तो वो कोई साइंटिफिक फैक्ट होगा, या फिर आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या फिर क्या होगा किसी का हैबिचुअल एक्शन होगा, या फिर क्या होगा कोई प्रो वर्ब होगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि सर सेंटेंस किससे पहचानते भैया, सेंटेंस नोट से या प्रश्नवाचक चिन्ह से। ये नहीं दे रखे हैं तो सिंपल है, सब्जेक्ट गिनने से, एक वचन या बहुवचन। चलो देख लेते हैं। तो मैंने कहा आपसे इसमें कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम दिखा, आपने कहा सर हाँ दिखा, और वो दिखा है आपको ऑलवेज। बस मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बस आप टेंस पहचाने, टेंस पहचान लिया ना आपने, पक्का पहचाना ना। ऑलवेज माने क्या होता है, आप कहेंगे सर क्या होता है, हमेशा, ठीक है ना। चलो ऑलवेज माने हमेशा, किस टेंस को शो करेगा, तो ये टेंस को शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सर टेंस मिल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कैसा है, क्या इसमें कोई नोट दे रखा है, आपने कहा नहीं। क्या इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, आपने कहा नहीं। तो कौन सा वाक्य हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस हो गया। चलो 2 चीज हमने पहचान ली। क्या सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं क्या, आपने कहा सॉरी सर नहीं करेंगे। इस टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, तथा इसके स्थान पर मैं अगर कर्ता आपका एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग करेंगे। कर्ता अगर आपका बहुवचन है तो ओनली किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलो अब आपने कहा सब्जेक्ट, चलो तो यहां पर देख लो डू डज तो आने वाला नहीं है, तो फिर क्या आएगा, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, कर्ता के अकॉर्डिंग। तो कर्ता कितने वचन है आपका,
तो आपने कहा सर एक वचन है। माई मदर गिनने पर मम्मी कितनी मिली, तो बेटा मम्मी मिली एक, ठीक है ना। चलो तो मम्मी को जब मैंने गिना तो कितनी मिली एक। अब आ जाओ यहाँ से देख लो कि कर्ता एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, और यहाँ पर 100% आपको कौन सी फॉर्म दे रखी होगी, फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। तो लेके आओ इस गो को यहाँ पर, लो भैया जी गो लगा दिया। अब गो में मुझे एस लगाऊंगा या ई एस, तो देखना जोक्स में से क्या आ गया ओ, तो क्या लगाने वाला हूं मैं ई एस। बताओ मुझे हाँ कि ना, समझ में आया ना, ठीक है ना। चलो देख लो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं, देख लो। चलो आगे देखें और भी प्रश्न। चलो दे क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है ना, डेली डेली, और यहां पर दे दिया आपका प्ले, ठीक है ना। इस प्रकार से 2-4 प्रश्न देख लेते हैं पहले, उसके बाद में करेंगे ना। मोहन नॉट अ लेटर एवरी मॉर्निंग और यहां पर दे रखा है आपका राइट, ठीक है ना, राइट दे रखा है। चलो ये हो गया ना। द अर्थ द सन, यहां पर दे रखा है आपका राउंड। चलो 3 प्रश्न है आपके, और तीनों प्रश्नों को आप पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं जिससे कि आप इनको देख पाएं ढंग से। चलो तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो दे क्रिकेट इन द ग्राउंड डेली। दूसरा है मोहन डॉट नॉट अ लेटर एवरी मॉर्निंग। तीसरा है द अर्थ डॉट द सन, ठीक है ना। इनके मैं प्रैक्टिस सेट अलग से करा दूंगा आपको ना, अभी तो आप थोड़ी बेस पर आप इनको पढ़ लो, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे अलग से ना, प्रिंटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। चलो तो मैंने बताया आपको वही तरीका कि सबसे पहले आपने किसको देखा, डेली को। डेली माने रोजाना, तो किस टेंस को बताएगा ये, तो आपने कहा सर ये बताएगा आपका, ठीक है, ये बताने वाला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। एक और आता है इसमें रेगुलरली, तो इसमें आप जोड़ सकते हैं ना, रेगुलरली है ना, इस प्रकार से। इसका भी अर्थ क्या होता है आपका, नियमित, ठीक है ना। ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इसको आप ऐड कर लेना उसमें, ठीक है ना। ये किसका एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलो देखें, तो डेली आ गया ना, टेंस पहचान लिया ना आपने। जरा अब किसको पहचानेंगे, तो मैंने क्या बताया प्रीवियस आपको, तीन तरीके से गुजरना है, टेंस, सेंटेंस, सब्जेक्ट। तो आपने सेंटेंस पहचाना साधारण, अब कर्ता को पहचानो, तो इसमें डूडस का तो प्रयोग करने वाले नहीं है, तो कर्ता कितने वचन है आपका, बहुवचन, तो ओनली क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपकी उस प्रकार से आपको दे रखी है। तो ये हो गया आपका उत्तर। चलो इसको देखें, तो ये आ गया एवरी प्लस टाइम दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है बेटी, इसमें एवरी प्लस टाइम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाक्य साधारण है या नेगेटिव, तो आपने कहा सर ये आ गया नोट, क्या आ गया यहाँ पर, नोट, तो नोट नेगेटिव वाक्य हो गया ना। तो क्या इसमें डू डज का प्रयोग करेंगे, पक्का करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो डू का करेंगे या डज का, तो मोहन कितने वचन है आपका, बहुवचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे आप, कि एक वचन है, तो आप कहेंगे नहीं सर मोहन एक वचन है, ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे आप, तो डज का। फिर सर नोट लगा दूं, बिल्कुल लगा दूं आप साथ में, तो फिर डज के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपका, राइट आने वाला है। देख लो आप उत्तर, ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। अब देखें द अर्थ डॉट द सन राउंड, देख लो कोई एडवर्ब ऑफ टाइम मिली, आपने कहा सॉरी सर कोई नहीं है। क्या यहाँ पर आपको कोई एडवर्ब ऑफ टाइम मिला, नहीं मिला। तो ये जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य की क्या लगाती है, चक्कर, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ कितने वचन है, तो एक वचन है, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस या एस, तो क्या लगा देंगे एस, क्योंकि डी आ रहा है पीछे, इस प्रकार से एस हो गया, ठीक है ना। चलो इनके जो क्वेश्चन है ना, वो पीपीटी के माध्यम से आगे करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। और अब के लिए थैंक यू, और आप सभी, मैं उम्मीद करूंगा आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। बाय बाय बाय।